क्या इस धरती का दी एंड होने वाला है? 1287 वर्ग किलोमीटर में फैला एक फॉरेस्ट कुछ ही सेकेंड्स के अंदर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। उसकी हमारी पृथ्वी से डिस्टेंस कितनी है? 0.4 मेगाटन की एनर्जी निकलेगी उस एक्सप्लोजन में, तो लगभग वो दुनिया पर से जीवन खत्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। जो डायनासोर के साथ 70% से ज्यादा जीवन वहाँ की समाप्त हो गई थी। इमेजिन कीजिए, आप अपने घरों में आराम से बैठे हो और अचानक से खबर ये आती है कि एक बड़ा सा पत्थर, एक सिटी किलर एस्टेरॉयड बहुत ही तेजी से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा एक्सप्लोजन जो न सिर्फ एक बिल्डिंग को बल्कि पूरे सिटी को जलाकर भस्म करने की कैपेसिटी देकर चलता है। एक ऐसा एक्सप्लोजन जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 185 गुना ज्यादा तबाही मचा सकता है। साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों के अंदर एक इससे भी भयानक तबाही देखने को मिलेगी हमारी धरती। और ऐसा भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस बार का एक्सप्लोजन डायनासोर के समय के एक्सप्लोजन से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। आखिर ये सिटी किलर है क्या और इससे हमें खतरा क्या है, या फिर यूं कहें कि क्या इस धरती का दी एंड होने वाला है? आइए जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। एक सिटी किलर एस्टेरॉयड को आमतौर पर उसकी कैपेसिटी से डिफाइन किया जाता है कि वो एक पॉपुलेटिव एरिया को पूरी तरह से तबाह करने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं, तब जाकर उसे एक सिटी किलर एस्टेरॉयड की कैटेगरी में रखा जाता है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऐसा एस्टेरॉयड जिसका डायमीटर 460 फीट से ज्यादा है तो उसको सिटी किलर की कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। इस कैटेगरी के एस्टेरॉयड हमारी अर्थ से लगभग हर 20,000 साल में एक बार जरूर टकराते, जिसमें 1 से 2 किलोमीटर डायमीटर तक का क्रेटर बनाने की कैपेसिटी होती है, जो एक बड़े लेवल पर तबाही मचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि कुछ ऐसे एस्टेरॉयड होते हैं जिनका डायमीटर 20 मीटर ही होता है, लेकिन तबाही एक लार्जर स्केल पर मचाते हैं। क्योंकि साल 1908 में एक तुंगुस्का इवेंट में करीब 91 मीटर से कम का एक एस्टेरॉयड इतना ज्यादा तबाही मचाया था, विस्फोट की झटके की वजह से इंग्लैंड तक अर्थक्वेक की रिपोर्ट करी गई। इस छोटे से एस्टेरॉयड का तबाही इतने बड़े स्केल पर मचा था कि उसकी वजह से 1287 वर्ग किलोमीटर में फैला एक फॉरेस्ट कुछ ही सेकेंड्स के अंदर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। उस फॉरेस्ट के लगभग 80 मिलियन से ज्यादा पेड़ों का अस्तित्व कुछ ही सेकेंड्स के अंदर समाप्त हो गया। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स एक पूरे एरिया को विनाश करने की कैपेसिटी रखते हैं, भले ही उसका डायमीटर 140 मीटर से कम क्यों ना, या फिर वो एक सिटी किलर की कैटेगरी में न आते हैं। साल 1908 में एक छोटा सा रॉकी मेटेओराइट, इसका डायमीटर 91 मीटर से कम मापा गया था। यह साइबेरिया के ऊपर से 185 हिरोशिमा बमों की कैपेसिटी के साथ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और यह कुछ ही सेकेंड्स के अंदर हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही फट जाता है, जिसकी वजह से एक 1287 वर्ग किलोमीटर में फैला एक पूरा फॉरेस्ट कुछ ही समय में डिस्ट्रॉय हो जाता है और लगभग 80 मिलियन से ज्यादा पेड़ जमीन पर गिर जाते हैं। इस छोटे से एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट लगभग 1000 किलोमीटर दूर तक सुना गया था, जिसकी वजह से इंग्लैंड में तेजी से अर्थक्वेक रिपोर्ट करी गई। तुंगुस्का इवेंट में इस छोटे से एस्टेरॉयड को देखा ही नहीं गया था और यह छोटा सा ऑब्जेक्ट बिना किसी वार्निंग के इतने लार्जर स्केल पर तबाही मचाया, क्योंकि उस समय इस समय के जैसे ट्रैकिंग सिस्टम्स नहीं थे इससे हम उनको ट्रैक कर सकते। यह प्लेनेट डिफेंस सिस्टम खतरों का इतनी जल्दी पता लगाता है जिसकी वजह से साइंटिस्ट और पहले से इसका प्लान कर सके। ज्यादातर जो एस्टेरॉयड्स हमारी पृथ्वी की तरफ आती उनमें से मैक्सिमम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स यानी कि NEOS से ही आती। ये ऐसे एस्टेरॉयड होते हैं जिनकी ऑर्बिट हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट से लगभग 30 मिलियन मील्स ही अंदर होते हैं, जो आसपास के ग्रहों के ग्रेविटेशनल पुल से अफेक्टेड रहती है और इन्हीं की वजह से हमें सबसे ज्यादा खतरा फेस करना पड़ता है। हमारे पूरे सौर मंडल में लगभग 1.1 मिलियन से अधिक वेरीफाइड एस्टेरॉयड, जिसमें 30,000 से ज्यादा एस्टेरॉयड इसी कैटेगरी से आते हैं। लेकिन यह सब तो ठीक है, आखिर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि साइंटिस्ट इतने बड़े एस्टेरॉयड को आखिर ट्रैक कैसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइंटिस्ट किसी एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए आकाश के एक ही एरिया के हर 10 मिनट पर कई सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं और उन सारी पिक्चर्स को एक साथ कंपेयर करके ये पता लगाते हैं कि कोई ऐसा तो एस्टेरॉयड नहीं है जो अपनी जगह से मूव कर रहा हो। क्योंकि ये नॉर्मली सी बात है कि अगर कोई प्लेनेट होगी तो वो अपनी जगह पर बनी रहेगी, लेकिन अगर कोई एस्टेरॉयड होगी तो वो अपनी जगह से धीरे धीरे मूव करती रहेगी। और जब कोई एस्टेरॉयड मूव करेगी तो वो हर पिक्चर्स में अलग अलग सिचुएशन में दिखाई देगी। और उसके बाद से नासा हवा में पेंटारा 1
और एरिजोना में कैटालिना स्काई सर्वे जैसे ग्राउंड दूरबीनों की सहायता लेता है उन एस्टेरॉयड्स की पहचान करने के, क्योंकि ये ग्राउंड दूरबीनें हजारों से ज्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की पहचान कर चुके हैं और इसलिए और भी ज्यादा आसानी हो जाती है उन सारे की पहचान करने। और अब तो नासा ने इससे भी ज्यादा एडवांस दूरबीन वेरा सिरुबिन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च कर दिया, जिससे अगर कोई भी ऐसा एस्टेरॉयड जो सूरज की रोशनी में छिपा हुआ है तो उससे भी इसे पता लगाया जा सकता है। फिर इसके बाद से इन सारी डेटास को इकट्ठा करके माइनर प्लेनेट सेंटर को भी भेजा जाता है। माइनर प्लेनेट सेंटर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर से छोटे छोटे ग्रह जैसे कि एस्टेरॉयड्स के ओवरव्यू डेटा को इकट्ठा करने का काम करती है। उसके बाद से एमपीसी ग्राउंड दूरबीनों द्वारा खींचे गए इमेजेस में से एस्टेरॉयड्स की कक्षाओं की कैलकुलेशन करता है और एक ऐसा डेटा तैयार करता है जिससे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जाता है और खासकर ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया जाता है जो हमारी धरती से सबसे करीब से गुजरने वाली होती। और फिर इसके बाद से नासा सेंटर पर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के थ्रू एस्टेरॉयड की क्लास की एक सटीक कैलकुलेशन करता है, जिससे कि वो पता लगा सकता है कि कोई भी ऐसा एस्टेरॉयड हमारी धरती के पास आएगा या फिर नहीं। और यही बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद नासा गोल्डस्टोन सोलर सिस्टम रडार ग्रुप से यह पता लगाता है कि जो एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है उसकी हमारी पृथ्वी से डिस्टेंस कितनी है, कि स्पीड क्या है, यहाँ तक कि उसका साइज क्या है जो हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है। यहाँ तक कि नासा ये पता लगा लेता है कि उस ऑब्जेक्ट्स की जो हमारी पृथ्वी की तरफ आ रही है उसकी स्पिन किस तरफ। जब नासा को यह पता चल जाता है कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से कोई एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तब कंफर्म करने के बाद तो यह पता लगाया जाता है कि वह एस्टेरॉयड जो हमारी पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहा है वो PHA यानी कि वो खतरनाक एस्टेरॉयड है या फिर नहीं। PHA यहाँ पर उसको कहा जाता है जिसका डायमीटर 140 मीटर से ज्यादा होता है। इसके बाद से काम आता है स्काउट सिस्टम का। यह सिस्टम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की स्टडी करके यह पता लगाता है कि कोई ऐसा का एस्टेरॉयड नहीं है जो हमारी पृथ्वी से अचानक से टकरा सकता है। लेकिन ये सारी जो प्रक्रिया है यह सिर्फ कोई एक देश नहीं करता है। एस्टेरॉयड की निगरानी करना, इंपोर्टेंट डेटा को शेयर करना और जीवन बचाने वाली एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट भी जरूरी है और इसके बाद तब जाकर इस पर एक्शन लिया जाता है। इस सिटी किलर एस्टेरॉयड को 27 दिसंबर 2024 को एटलास के द्वारा खोजा गया और तभी जाकर इसका नाम 2024YR7 पड़ा। एटलास एक ऑटोमेटिक एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे और अलर्ट सिस्टम जो छोटे छोटे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके कुछ दिन या फिर कुछ वीक पहले ही अलर्ट कर देता है कि कोई ऐसा एस्टेरॉयड है जो हमारी पृथ्वी की तरफ तेजी से आ रहा है। यह यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई और नासा के द्वारा एडवांस ये दुनिया की 4 जगहों पर जैसे कि हवाई में 2 साइड्स पर, चिली और साउथ अफ्रीका पर फैला हुआ ये चारों टेलीस्कोप हर रात पूरे आसमान को कई बार स्कैन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एस्टेरॉयड 20 मीटर का है तो यह सिर्फ कुछ ही दिन पहले डिटेक्ट करके सिग्नल भेजता है और फिर अगर 100 मीटर का कोई एस्टेरॉयड डिटेक्ट करता है तो पहले डिटेक्ट करके सिग्नल भेजता है। यहाँ तक कि जब 50 मीटर का ऑब्जेक्ट लगभग 1 हफ्ता पहले ही डिटेक्ट कर लेता है, जबकि अगर कोई एस्टेरॉयड 135 मीटर का है तो उसे लगभग 3 हफ्ते पहले ही डिटेक्ट किया जा सकता है इस एडवांस के द्वारा। जब कोई एस्टेरॉयड डिटेक्ट होता है तो 4 बार फोटो लेकर कंप्यूटर चेंजिंग पोजीशन वाले ऑब्जेक्ट्स को पहचाना जाता है, फिर उनके ऑर्बिट को कैलकुलेट करके ये पता लगाता है कि वो धरती टकरा सकते हैं या फिर नहीं और तब जाकर ये अलर्ट जारी करता है, इससे इतना समय मिल सके कि अफेक्टेड एरिया को खाली किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ रखा जा सके। बहुत से ऐसे छोटे छोटे खतरे होते हैं जो बड़े बड़े टेलीस्कोप से छूट जाया करते हैं, लेकिन एटलास छोटे छोटे खतरों को भी डिटेक्ट करता है। एस्टेरॉयड 2024YR का जो साइज लगभग 300 फीट का है, लेकिन आप यहाँ पे ये कहोगे कि एक सिटी किलर का जो मिनिमम साइज होता है वो करीब 460 फीट होता है, तो यहाँ पर 300 फीट वाले एस्टेरॉयड को सिटी किलर की कैटेगरी में क्यों रखा गया है? तो देखिए 2024 जो एक एस्टेरॉयड है वो साइज में इतना बड़ा है कि किसी भी एरिया को पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसा कि मैंने 1908 में तुंगुस्का इवेंट को बताया था। जेमिनी साउथ से किए गए ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि इस एस्टेरॉयड का जो शेप वो एक हॉकी पैक जैसा है। हालांकि ज्यादातर एस्टेरॉयड का जो शेप होता है वो एक आलू या फिर गोल में घूमने वाले खिलौनों के जैसे होता है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में एक और दिलचस्प वाली बात ये पता चली कि ये जो एस्टेरॉयड है ये हर 20 मिनट में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, जिसे रैपिड रोटेशन कहा जाता है, यानी कि तेज स्पिन करने वाला ऑब्जेक्ट। जब साइंटिस्ट ने इसके लाइट कर्व का स्टडी किया तो ये पाया कि ये जो एस्टेरॉयड है यह S टाइप की कैटेगरी में आता है।
लाइट कर्व से बेसिकली यह पता लगाया जाता है कि कोई भी एस्टेरॉयड किस तरह से सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उसके बाद से यह पाया गया कि यह एस्टेरॉयड पूरी तरह से सिलिकेट से बना हुआ है, यानी कि इस एस्टेरॉयड का पूरा जो सरफेस है पत्थर का है। अभी मैंने पहले इस वीडियो में बताया है एस्टेरॉयड का जो आकार है वो एक हॉकी पैक जैसा है, और यह हर 20 मिनट में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, और इसके इसी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से इसे कंट्रोल कर पाना लगभग मुश्किल ही लगता है। साइंटिस्ट के पास ऐसे कई तरीके होते हैं जिससे इनको कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि काइनेटिक इम्पैक्ट, जैसे कि अगर कोई भी ऐसा एस्टेरॉयड जो हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है तो एक स्पेसक्राफ्ट भेजकर उसमें टक्कर किया जाता है, से उस एस्टेरॉयड की जो पथ होती है मुड़ जाती है और हमारे अर्थ की तरफ आने की बजाय वो और किसी दिशा में चला जाता है। लेकिन अगर किसी भी एस्टेरॉयड की शेप टेढ़ी मेढ़ी हो तो उस पर ये तरीका अप्लाई नहीं होगा और उसकी दिशा ठीक से नहीं बदल पाएगी। और यहाँ पर इस एस्टेरॉयड का जो शेप वो एक हॉकी पैक जैसा है और इसका स्पिन भी काफी तेजी से हो रहा है, यानी कि इसका बनावट और रोटेशन स्पीड ये तय करेगी कि इस पर कोई भी तरीका इफेक्टिव होगा या नहीं। जब भी हम अपने प्लेनेट को बचाने की बात करते हैं, यह जान लेना जरूरी नहीं है कि वो एस्टेरॉयड आ कहां से रहे, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि वो एस्टेरॉयड किस चीज से बने हैं, कि बनावट क्या है, का सरफेस कैसा है, यहाँ तक कि उसकी रोटेशन की जो स्पीड है वो कितनी है। तभी जाकर हम ऐसा कोई प्लान बना सकते हैं जो उस पर परफेक्टली काम करे। क्योंकि इससे पहले जब भी हमें बिन्नू जैसे एस्टेरॉयड से खतरा महसूस हुआ था, तब हमने और ओसिरिस रेक्स जैसे मिशन को भेजकर उसकी बनावट, उसकी रोटेशन और उसके कंपोजिशन का पता लगा पाए थे, और ऐसा ही हमें आज के डेट में करने की जरूरत है। जब साइंटिस्ट ने इसकी मूवमेंट को देखकर यह पता लगाने की कोशिश की आखिर ये एस्टेरॉयड आया कहां से, तो ये पता लगा कि ये जो एस्टेरॉयड है यह मेन एस्टेरॉयड बेल्ट से आया है। यह बेल्ट जुपिटर और मार्स के बीच का एरिया होता है, जहां पर मिलियन से ज्यादा एस्टेरॉयड ग्रेविटेशनल फोर्स से फंसे होते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट ने यह भी पता लगाया कि इसकी जो स्पिन करने की जो स्पीड है वो जुपिटर की वजह से इतनी ज्यादा तेजी से हुई है, और ये ऐसा पहली बार हो रहा है ये भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अब तक साइंटिस्ट 266 से ज्यादा ऐसे एस्टेरॉयड्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनका आकार 20 मीटर से ज्यादा था, और यहाँ तक कि वो चंद्रमा से भी करीब की दूरी से हमारी पृथ्वी के पास से गुजर चुके। इसका मतलब ये है कि ऐसे खतरे तो हमारे लिए आम बात है, लेकिन इस वाले खतरे को नजरअंदाज कर देना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। नवंबर 2020 में 2020 BT4 नाम का एक एस्टेरॉयड धरती के सिर्फ 383 किलोमीटर के ऊपर से गुजरा था, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट से बस थोड़ा सा दूर। लेकिन अगर ये टकराता तो शायद यह हमारे एटमॉस्फेयर में ही फट जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बिल्कुल सेफ था। उसके बाद से 31 मार्च 2004 को 2004 FU-162 एस्टेरॉयड हमारी धरती से सिर्फ 6500 किलोमीटर के ऊपर से गुजरा, जो हमारे सैटेलाइट की क्लास से बस थोड़ा सा ही ऊपर। 1996 JA1 एस्टेरॉयड हमारी धरती से सिर्फ 450,000 किलोमीटर के ऊपर से गुजरा। यह दूरी इतनी है इतनी हमारी धरती से लगभग चांद की दूरी होती है, लेकिन यह एस्टेरॉयड टकराने की बजाय सिर्फ एक वार्निंग देकर चला गया। इसके अलावा भी हमारी पृथ्वी पर 2 ऐसे इवेंट हुए हैं जिसे भूला नहीं जा सका। पहला इवेंट मैंने इस वीडियो को पहले भी बताया है तुंगुस्का इवेंट के बारे में, जो 1908 में हुआ। उसके बाद से आज से करीब 65 मिलियन वर्ष पहले बहुत ही विशाल एस्टेरॉयड हमारी धरती से जाकर टकराया। इसे आज के डेट में चिक्सुलुप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। यह एस्टेरॉयड मैक्सिको के पास जाकर टकराया था, और इस एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर के साथ 70% से ज्यादा जीवन वहाँ की समाप्त हो गई थी। हाँ, सही सुना आपने, यह डायनासोर के समय का ही एस्टेरॉयड था। एक एस्टेरॉयड की पावर जानने के लिए एक एग्जांपल ले लो। मान लो कि 1996 JA1 नाम का एक एस्टेरॉयड, इसका साइज 21 से लेकर 47 मीटर तक का है, और वो 20 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से धरती से टकराती है, तो उसका एक्सप्लोजन इतना ज्यादा होगा जितना एक हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया गया था उससे लगभग 30 गुना ज्यादा एक्सप्लोजन होगा वहां पर, यानी कि करीब 0.4 मेगा टन की एनर्जी निकलेगी उस एक्सप्लोजन में। 10 मीटर के जो एस्टेरॉयड्स होते हैं उनके पास सिर्फ मामूली एक्सप्लोजन करने की कैपेसिटी होती है, और अगर वो फटते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर वही एस्टेरॉयड सिटी किलर जितना बड़ा हो, सिर्फ ही सेकेंड्स के अंदर पूरे एक सिटी को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी लेकर चलते हैं।
जो हर 20,000 साल में एक बार जरूर आता है। लेकिन अगर उसी एस्टेरॉयड का साइज 10 किलोमीटर तक रहा तो लगभग वो यहाँ पर से जीवन खत्म करने की कैपेसिटी रखते हैं, जो लगभग हर 10,000 करोड़ साल में एक बार जरूर टकराते हैं। इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स बहुत ज्यादा बार आते हैं लेकिन कम तबाही मचाते हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स आए तो एक लार्जर स्केल पर तबाही मचाने की कैपेसिटी वो लेकर चलते हैं। इसके पहले जब तुंगुस्का इवेंट हुआ था उस समय कोई भी वार्निंग जारी नहीं करी गई थी, क्योंकि उस समय हमारी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस थी ही नहीं हमें वार्निंग दिया जा सके। लेकिन आज के डेट में 10 साल आगे की आने वाली एस्टेरॉयड्स का हम पता लगा सकते हैं और ये ट्राई कर सकते हैं कि वो कब और कैसे हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं, जिससे कि हम आगे की प्लान को बना सके। जब भी किसी एस्टेरॉयड की टकराने की वार्निंग मिले तो पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एस्टेरॉयड देश नहीं देखता है। हाँ, वो गिरेगा तो इंडिया पर ही गिरेगा या फिर गिरेगा अमेरिका पर ही गिरेगा। इसलिए ये जरूरी है कि दुनिया भर के सारे देश एक साथ मिलकर काम करें, डेटा शेयर करें, एक साथ मिलकर मिशन बनाएं और एक साथ खतरों से निपटने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं। अगर कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड हमारी धरती की तरफ आ रहा है तो कोई एक देश उसे नहीं रोक पाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए नासा ने साल 2014 में इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया। यह एस्टेरॉयड को जल्दी से आइडेंटिफाई करके उन पर नजर रखता है कि ये एस्टेरॉयड कब, कैसे और कहां पर जाकर टकरा सकती है। और अगर यह सच में पाता है कि कोई ऐसा भी एस्टेरॉयड है जो हमारी धरती की तरफ तेजी से आ रहा है तो ये सारे देश की सरकारों को इन्फॉर्म करता है, ताकि सारे देशों की सरकारें अपनी प्लान पहले से ही बना सके और लोगों को सेफ वाले जगहों पर शिफ्ट कर सके। जब IWN इस्टेब्लिश हुआ था तब उसी के साथ SMPAG को भी इस्टेब्लिश किया गया। इसे खास तौर पर इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था कि वो पहले से ही मिशन की प्लान बना सके। लेकिन अगर कोई भी एस्टेरॉयड टकराया इसका असर कई देशों पर एक साथ पड़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि हर देश को एक साथ मिलकर प्लान बनाना चाहिए। जब साइंटिस्ट ने 2024 YR4 की दिशा और ट्रांजेक्टरी की शुरुआती कैलकुलेशन की, ये पता चला ये जो एस्टेरॉयड है यह दिसंबर 2032 में हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। शुरू में इसके टकराने की पॉसिबिलिटी 2.3% बताई गई थी। यह परसेंट सुनने में एक बहुत ही कम परसेंट लग रहा है, लेकिन इतना सा चांस हाई चांस बन जाता है टकराने का। 7 फरवरी 2025 को जेमिनी साउथ टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप से इस पर नजर रखी गई, ताकि इस एस्टेरॉयड की असली ट्रांजेक्टरी को अच्छे से समझा जा सके। जैसे जैसे सटीक कैलकुलेशन होती गई वैसे वैसे ये पता चला कि अब तक जितने भी कैलकुलेशन किए गए हैं उसमें से ये पाया गया है अब ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से नहीं टकराएगा। 24 फरवरी 2025 को IAWN यह अनाउंस किया कि इस एस्टेरॉयड से हमारी अर्थ को कोई खतरा नहीं है। स्टार्टिंग में जो 2.3% की पॉसिबिलिटी थी हमारी अर्थ से टकराने की, समय बिल्कुल 0 हो गई। लेकिन हाँ, अभी कुछ परसेंट पॉसिबिलिटी ये है कि ये एस्टेरॉयड हमारी चंद्रमा से जरूर टकरा सकता है। लेकिन अगर इसका टक्कर हमारी चंद्रमा से हुआ तो चंद्रमा पर जो क्रेटर बनेगा वो बिल्कुल ही वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी इन्वायरमेंट नहीं होता है। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।